करिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। आप महाराष्ट्र की राजनीति और शरद पवार की राजनीति दोनों पे नजर रखते हैं। ये जो मामला हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शरद पवार के हाथ से एनसीपी फिसल रही है या शरद पवार की इच्छा से ये सब हो रहा है? जी। देखिए, धन्यवाद अमरीश जी। असल में हमने देखा है कि पिछले 50 एक सालों में तो कई बार सियासत अपने आप को दोहराती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कभी वो कांग्रेस में दोहराती हुई दिखती है, तो कभी वो एनसीपी में अपने आप को दोहराती है, कभी बीजेपी में दोहराती हुई दिखती है। तो अब इन दिनों जो हो रहा है, वो मुझे लगता है यही है कि एक बार देखिए, ये बात अजय जी ने बिल्कुल ठीक कही कि एनसीपी में जब तक पवार हैं तब तक उनकी सत्ता को कोई चुनौती देने वाला फिलहाल तो नहीं है। लेकिन अब वो शरद पवार चक्रवर्ती शरद पवार भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हीं शरद पवार के रहते अजीत पवार जाके और शपथ ले चुके थे, और राजभवन में जाकर के तो इस और इतने सारे विधायक उनके पास गए थे। बाद में अपना एक वजूद बनाए रखने के लिए फिर ये कहानी आई कि शरद पवार ने ही उनको अनुमति दी थी और शरद पवार को सारी चीजें भनक थी। तो ये बहुत कुछ आंतरिक मामला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है, जिसमें अब शरद पवार समझ चुके हैं कि अब वो धीरे 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 अकेले पड़ते जाएंगे। और अकेले क्यों पड़ते जाएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र का की जो सियासत है वो सब कुछ पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। आर्थिक साम्राज्य जो वहां का फैला हुआ है राजनेताओं का, उसको संरक्षण देने के इर्द गिर्द घूमती है। तो उसमें अब वो उनकी भूमिका कितनी है, क्योंकि फिलहाल तो वो अपने बचाव में लगे हैं, तो वो किसी आर्थिक लॉबी को क्या संरक्षण देंगे। अनिल जी ने जिस तरह से अभी बात कही थी कि देखिए, वहां शुगर लॉबी है, वहां कोऑपरेटिव लॉबी है, वहां एजुकेशन का एक अलग कारोबार है, धंधा है, रियल एस्टेट का एक अलग धंधा है, और भी कई लॉबी हैं। और वहां के हर राजनेता को हम जानते हैं इतने वर्षों से कि कोई भी राजनेता महाराष्ट्र में बिना किसी लॉबी के या बिना ठोस आर्थिक आधार के वहां राजनीति नहीं कर सकता। तो ये बात अब तक तो बहुत साफ हो गई है। अजीत पवार मन मन भावे मूड हिलावे वाली बात है, लेकिन कब तक? क्योंकि वही शरद पवार थे जब वो गए थे, लौट के आए, और अब फिर एक बार ये बातें होने लगी हैं कि शरद पवार अब क्या अजीत पवार को रोक पाएंगे? अब देखिए, अब तक की पॉलिटिक्स में, एनसीपी की पॉलिटिक्स में अभी उनकी बेटी का नाम नहीं आया है। सुप्रिया, जो उनकी जो स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानी जाती हैं, अभी उनको कोई दूसरा उत्तराधिकारी मान नहीं रहा है। तो ये एनसीपी के लिए एक बड़ा संकट का विषय है। लेकिन आज अभी अभी मैं देख रहा था कि अपने इस शो में किसी साथी ने एक टिप्पणी की है, अपने दर्शक ने, कि जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। तो जो शरद पवार ने अभी तक जो बोया है, अब वो उनके काटने की नौबत अब आ रही है, क्योंकि वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वो उनकी सियासत का अंतिम चरण है। अब उनकी पार्टी पर उस तरह से वैसी पकड़ नहीं है, क्योंकि वो उनको अपने को बचाना है, बेटी का करियर देखना है। तो अजीत पवार की महत्वाकांक्षाओं को आप कब तक हवा नहीं देंगे? एक दूसरी पीढ़ी है जो चाहती है कि आगे बढ़े, तो शरद पवार एक सीमा तक तो रोक पाएंगे, उसके आगे नहीं रोक पाएंगे। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो उनको प्रलोभन दे रही होगी, है दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की बात। जैसे कि अनिल जी ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये अभी विधानसभा के लिए नहीं, बल्कि 2024 की तैयारियां हैं। और 2024 की तैयारियों का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 के बाद इस देश के परिदृश्य पे राजनीतिक मंच पर प्रकट हुई है, वो एक अलग किस्म की पार्टी है। वो अपने चाल चरित्र और चेहरे को भूल चुकी है, और अब उसने घर घर में सेंध लगाने के की नीति अपनाई है। पार्टी पार्टी में सेंध लगाने की नीति अपनाई है। आप अगर देखें तो पिछले 8-9 वर्षों में बिहार में चिराग पासवान को उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ आजमाया, जबकि नीतीश उनके साथ ही थी। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में एक दौर ऐसा भी आया था जब शिशुपाल सिंह, यानी अखिलेश यादव के चाचा को शिवपाल उन्होंने, शिवपाल सिंह जी। शिवपाल जी शिवपाल, जी। तो तब उन्होंने उन पर हाथ डोरे डालने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद आप देखिए तो
तीसरा, ममता बनर्जी के भतीजे का भी खबरें आई थी, अगर आपको याद आया हो कि चुनाव के पहले के ममता बनर्जी के भतीजे की और उनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बाद में फिर दोनों ने इस तरह से ये मामला सुलझा लिया। इसके बाद आप देखिए हरियाणा में चौटाला के परिवार में, आप देखिए गुजरात में कांग्रेस में, उसके बाद राजस्थान में सचिन पायलट पे, मध्य प्रदेश में सिंधिया पे। यानी कोई पार्टी अपने खेत में पैदा होने वाले ओरिजिनल बीजों की फसल पर भरोसा नहीं कर रही है, वो पड़ोसी की फसल चुरा करके अपनी सियासत कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि राष्ट्रवादी, जैसे शिवसेना में वो कर ही चुकी है, और शिवसेना में भी अगर आपको याद हो तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में जिस तरह से संबंध थे, तो राज ठाकरे पर हाथ रखने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ी जल्दी उनको पता चल गया कि राज ठाकरे के साथ उस तरह की मेजोरिटी या उस तरह का जनाधार नहीं है। तो अब वो एनसीपी पे डोरे डाल रहे हैं। महाराष्ट्र और जो दूसरा राज्य है बिहार, दो राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए मौजूदा स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर इन दोनों राज्यों में शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को मिलती है तो ये उसके लिए बड़ी चुनौती की बात हो जाएगी, क्योंकि संसदीय चुनावों में दोनों राज्यों से भारी भरकम सीटों का एक जो संख्या है, तादाद है, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है। तो अब वो इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी तरह से भी इन दो राज्यों में उनको नुकसान हो। तो मेरा निवेदन यही है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि सामने वाली जितनी भी पार्टियां हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव में खंड खंड हो जाएं, और वो दौर जो एक कांग्रेस एक जमाने में जो करती थी, या कांग्रेस एक जमाने में जिस मुद्रा में थी, जिस स्थान पर थी, और बाकी सारी पार्टियां, तीन तीन समाजवादी पार्टियां थी, दो दो कम्युनिस्ट पार्टियां थी, जनसंघ भी बाद में टूट के दो जनसंघ हो गए, तो बहुत सारी जो है वो वही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी आजमा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन बहुत कुछ अभी होना बाकी है, तो अभी हमें इंतजार करना होगा आने वाली घटनाओं पर। जी अमरीश जी। जी जी अनिल जी, अपने को अनम्यूट करिएगा। पिछली बार कहा जा रहा था कि अजित पवार ने जब बगावत की तो विधायकों की संख्या नहीं थी, पर इस बार संख्या है। और दो दो बात अभी जो राजेश जी ने कही है कि शिवसेना को उन्होंने तोड़ दिया। चुनाव अगर होगा तो उद्धव ठाकरे की तरफ लोग ज्यादा जाएंगे, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं।